नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 57 सत्र का चौथा भाग है। तो आइए इसको शुरू करने से पहले लॉ ऑफ वन की जो प्रेयर, या कह लीजिए सुरक्षा घेरा है, उसे बना लेते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, सवाल है कि लॉ क्या है। तो जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियाँ और उनके सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा, को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं, उनको क्यों ढूंढ रहे हैं। तो जवाब है क्योंकि वे सब एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास, किसी भी मंच पर इन सत्रों को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, उनके दोस्तों, उनके पड़ोसियों, उनके शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार रूप या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं कि इससे आपका क्या मतलब है। क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं जिस बारे में आप अभी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले सत्र में डॉन ने जब डिस्कशन किया था रा से, तो उन्होंने सवाल पूछा था कि ये जो आप बोल रहे हो कि अलग जो एक मेडिटेशन सेंटर बनाए थे आपने, और एक ये मेन गिज़ा का पिरामिड था जहाँ पर हीलिंग होती थी। तो आपने ये जो बात बताई है, इसको मैं ढंग से समझ नहीं पाया हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा और खुलकर इसके बारे में बताएंगे। तो राइस का जवाब देते हैं, यह एक बहुत बड़ा विषय है। कृपया इस सवाल को विशेष रूप से स्पष्ट करके दोबारा पूछें। तो रा ने कहा कि ये ना आंसर थोड़ा बड़ा है, तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा स्पष्ट होकर पूछो, मतलब थोड़ा सा और एक्सपैंड करो इसके ऊपर, थोड़ा सा खोलो इस सवाल को, और इसके अंदर से जो जो जानकारियाँ तुम स्पेसिफिक चाहते हो ना, वो बताओ, हम उसके बारे में फिर तुम्हें बताते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आपका मतलब यह था कि आपकी कंपनता या घनत्वता से शिक्षक उन दीक्षार्थियों या शुरुआत की प्रक्रिया करने वाली इकाइयों को पढ़ाने के लिए रानी के कमरे में प्रकट होने में सक्षम थे, या आपका मतलब कुछ और था। तो डॉन ने यहाँ पे सवाल किया कि अच्छा, तो जहाँ पे आप ये पढ़ाते थे, मतलब मेडिटेशन कराने के लिए जो ये जगह बनाई थी, जिस तरीके के अलग पिरामिड आपने बनाए थे, क्या आपकी डेंसिटी से, मतलब आप जिस घनत्वता से हो, या आपकी कंपनता, या जिस वाइब्रेशन के लेवल पे हो, क्योंकि आपकी कंपनता तो तेज कांप रही होगी, तो आप हल्की कंपनता में हो, तो वहाँ से हमारी भारी कंपनता के अंदर आप शायद आते होगे। तो वो कहते हैं कि क्या आप वहाँ पर, मतलब उनके सामने हवा में प्रकट हो जाते थे, क्या आ जाते थे क्या हवा में से निकल के, और फिर उनको सिखाते थे मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें। तो राइस का जवाब देते हैं, हमारी व्यवस्था में रानी के कमरे की स्थिति में अनुभव निजी थे। अटलांटिस और दक्षिण अमेरिका में शिक्षकों ने पिरामिड के अनुभवों को साझा किया। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने ये किया था ना, प्रोग्राम बनाया था, बेसिकली दोस्तों ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट था जिसको रा और मतलब कन्फेडरेशन के मेंबर्स जो है वो मिलके कर रहे थे। तो वो ये कहते हैं कि रानी के कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें होती थी ना, जिसको तुम रानी का कमरा कहते हो, आपने देखा ही होगा वो चित्र, उसमें रानी का कमरा नीचे है। तो वो कहते हैं कि वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस होते थे, जो अनुभव होते थे ना, वो पर्सनल होते थे। ऐसा नहीं है कि आप उसको सबके सामने कर सको। हालांकि मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग जगह पर होती थी, लेकिन वहाँ पर हो सकता है खुल के कर रहे हो, लेकिन जो उस कमरे के अंदर जितने भी एक्सपीरियंसेस होते थे ना, वो पर्सनल होते थे। फिर इसमें आगे वो ये भी कहते हैं कि अटलांटिस और जो साउथ अमेरिका की, जैसे पेरू हो गया, मतलब ब्राज़ील हो गया, और भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी आपको पिरामिड दिख जाएंगे। तो वो कह रहे वहाँ पे जो हमारे टीचर्स आए थे ना, उन्होंने पिरामिड के अनुभवों को साझा किया कि मतलब पिरामिड के अंदर एक तो पढ़ाई कैसे हो सकती है, उसके अंदर के अनुभव किस तरीके के हो सकते हो अगर तुम उसके अंदर अपनी सारी प्रैक्टिसेस करते हो। तो डॉन अगला सवाल करते हैं, सीखने या सिखाने में, सीखने की यह प्रक्रिया पिरामिड में किस प्रकार होती है। तो यानी उन्होंने सीखने और सिखाने को अलग समझ लिया, और फिर ये बोला कि
सीखने की यह प्रक्रिया पिरामिड के अंदर कैसे होती थी, मतलब एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो रा ने यहाँ पे एक अच्छे टीचर की तरह कॉमेडी मतलब तरीके से डॉन को ये जवाब दिया कि तुमने ये जो सवाल पूछा है ना, इसके अंदर जो तुमने विभाजन किया है ना, हमें तो बहुत मज़ा आया तुम्हारा सवाल सुन के। तो वो कहते हैं ये सीखना सिखाना और सिखाना सीखना कैसे होता है, ज़रा बताना हमें, क्या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? तो अगला सवाल डॉन करते हैं, आज के समय में उपयोग के लिए खतरनाक पिरामिड का आकार एक चार किनारों वाला पिरामिड होगा जो कि राजा के कमरे का प्रभाव बनाने के लिए काफ़ी बड़ा रहा होगा। क्या यह बयान सही है? तो उन्होंने कहा कि अगर आज के समय में हम लोग इस तरीके का बनाते हैं पिरामिड, तो वो काफ़ी खतरनाक आकार होगा, क्योंकि उसके जो चारों, एक तो कोने हैं ना, चारों उसकी साइड्स है पहले तो, कहते तो इतना बड़ा बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर राजा के कमरे में जाके ऊर्जाएं फैल जाएं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि अब प्रभाव मतलब उस तरीके का प्रभाव लाने के लिए जैसे गीज़ा का पिरामिड था उससे तो शायद मुझे लग रहा है बड़ा ही बनाना पड़ेगा। तो रा कहते हैं यह बयान इस अतिरिक्त समझ के साथ सही है कि चोटी का कोण यदि 76 डिग्री है तो यह एक शक्तिशाली आकार की विशेषता है। तो रा कहते हैं कि हाँ, इस बयान को जिसको तुमने दिया ना काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अगर जो तुम्हारी चोटी है वो पिरामिड की, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं उसको। हाँ, तो रा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर ऊपर का टॉप का एंगल इसका 76 डिग्री होगा ना, तो ये जो आकार आप बनाओगे, मतलब आज की डेट में भी अगर आप इस तरीके का पिरामिड बनाते हो तो ये बहुत ही शक्तिशाली होगा। तो अगला सवाल डाउन करते हैं, तब मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हमें किसी भी परिस्थिति में 76 डिग्री चोटी के कोण वाले पिरामिड का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं ये तो आपके विवेक पर है। तो यानी डॉन ने कहा कि अच्छा, अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता था तो मुझे ऐसा लग रहा है 76 डिग्री का अगर मैंने एंगल रख लिया अपने किसी पिरामिड का तो शायद दिक्कत भी आ सकती है। तो रा ने उनको बोला भाई ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, हम आपके विवेक के ऊपर, आप सोच लो ठीक है या नहीं है। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं प्रश्न को फिर से दोहराऊंगा। मैं मान रहा हूं कि 76 डिग्री कोण के पिरामिड का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, और मैं पूछूंगा कि 76 डिग्री से कम अंदाजन पहला कौन सा कोण होगा जो इस तरह का खतरनाक प्रभाव नहीं बनाता है। तो उन्होंने पूछा कि अगर 76 डिग्री का एंगल ना रखूं, मैं इसका जो हमारा पिरामिड है इसका 76 डिग्री एंगल ना रखूं, क्योंकि डॉन को ये लग रहा था कि अगर इस एंगल पे रखा तो ये तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर हम लोग इसको ढंग से डील नहीं कर पाए तो वो कह रहे हैं तब इस केस में कौन सा एंगल होना चाहिए कि ये खतरनाक ना हो और अपना काम भी कर दे। तो रा इसका कहते हैं आपका अनुमान सही है, छोटा कोण कोई भी कोण हो सकता है जो 70 डिग्री से कम हो। तो रा ने कहा कि 70 डिग्री से कम तुम जितना चाहे उतना ले सकते हो, ये नेसेसरी नहीं है कि तुम 76 ही लो, क्योंकि 76 में अगर तुमको डर लग रहा है इस कार्य को करते हुए तो 70 डिग्री से कम का कोण तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा रख लेना उसको। तो दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि रा ने जो अभी तक हम लोगों को सिखाया है कि क्रिस्टल का क्या साइज़ होना चाहिए, हमारे सर के नीचे अगर हम लोग क्रिस्टल रखते हैं तो उसका साइज़ और वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो पिछली बार उन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये जो साइड्स होती हैं ना, जो चार कोने होंगे वो 60 और मतलब 100 और 60 के रेशो में होने चाहिए, मतलब 10:6 का रेशो आप लगा लो एक तरीके से। तो अगर उस रेशो के अंदर अगर आप रखते हो तो ऊपर का एंगल भी जो होगा ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि आप पिरामिड बना लो केवल साइड्स को देखकर और उसकी ऑल्टीट्यूड को देख के, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, ऊपर से लेके नीचे तक की जो हाइट होती है इसे ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो उन्होंने हाइट उसके हिसाब से बताई दी थी उन्होंने, अगर 100 सेंटीमीटर की लेंथ है चारों चारों साइड्स की, तो जो हाइट होनी चाहिए वो 60 डिग्री की 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर ये इसका एंगल जो है वो 70 डिग्री या 76 डिग्री अगर तुम रखते हो, 76 डिग्री तो खैर बहुत पावरफुल हो जाएगा, उन्होंने कहा 70 डिग्री से नीचे का कोई भी एंगल तुम रख सकते हो। तो अगर आप में से भी कभी कोई मतलब क्रिस्टल वगैरह बनवाए या कुछ करे अपने लिए तो इन चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रख कर चला जा सकता है, और हमें भी अगर बनवाना होगा तो हम इसी तरह इन चीज़ों का ध्यान रख कर ही चलेंगे। खैर, फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद, मैं पिरामिड पर और अधिक पूछताछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम लिया फिर उन्होंने यहाँ पे, उनका एक सवाल है जो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप कृपया करके स्थान समय और समय स्थान की अवधारणा पर विस्तार से बता सकते हैं
और इन चीज़ों की अवधारणा के पार कैसे जाया जा सकता है और किस घनत्वता के स्तर पर यह अवधारणा व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन ने सवाल पूछा है ना, उन्होंने कहा देखो पिरामिड के बारे में तो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि मैं आपसे ये सवाल कर लूँ। तो वो स्पेस टाइम और टाइम स्पेस यानी स्थान समय और समय स्थान, और साधारण शब्दों में बोलें तो दृश्यता जो हमें दिखता है और उसके बाद अदृश्यता जिसमें और भी घटनाएं घट रही होती हैं, कि इसके बारे में आप क्या थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं और इन अवधारणाओं के पार कैसे जाया जा सकता है, मतलब कि दृश्यता से अदृश्यता में या फिर अदृश्यता से दृश्यता में कैसे आया जा सकता है, और किस डेंसिटी के लेवल पे हम लोग अगर जाएं तो ये जो दृश्यता है और ये सारी चीज़ें इनका कोई प्रभाव नहीं रहता है। मतलब वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा था कि उन घनत्वताओं में कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि अगर हम इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हमें तो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, ये हमारी दुनिया हो गई एक तरीके से। तो इनको ये लग रहा था कि अगली घनत्वता चाहे चौथी हो पांचवी हो, उनके अंदर अंदर के अलग ऑक्टेव हो या छठी घनत्वता हो हो सकता है कि उसके अंदर चीज़ें दिखती ना हो जैसे हम लोगों को दिखती हैं। तो राइस का जवाब देते हैं, यह इस कार्य का अंतिम पूरा सवाल होगा। कार्ला में कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा बची है, हालांकि हम उसके शरीर में होते दर्द के बढ़ने से चिंतित हो जाते हैं। स्थान समय और समय स्थान की अवधारणाएं वे अवधारणाएं हैं जिनके द्वारा आपके माया जाल के संबंध, यानी कि जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है, उससे संभवतः गणित के रूप में समझाया जा सकता है। इसे बताने या इस्तेमाल किए गए शब्द हो सकता है कि बेढंगे हों, हालांकि वे इस काम के लिए पर्याप्त हैं। तो रा ने दोबारा यही बोला कि जिसको तुम स्थान समय और समय स्थान की अवधारणा जो बोल रहे हो ना, वो तुम अपने माया जाल के हिसाब से कर रहे हो। तुम्हें ये लग रहा है कि जो चीज़ें तुम्हें दिखती हैं वो केवल तुम्हारी दुनिया में ही है। तुम्हारे से बाहर की जो डेंसिटी होंगी ना, उनको अपनी दुनिया दिख रही होती है और तुम्हारी नीचे की भी दिख रही होती है। आपको याद होगा दोस्तों, रा ने एक तरीके का रिफ्रेशर ही है हमारे लिए, कि रा ने ये बोला था कि जो हायर डेंसिटी के होंगे ना, उनको उनसे नीचे की डेंसिटी दिख सकती है, लेकिन उनसे ऊपर की घनत्वता नहीं दिखेगी, डेंसिटी नहीं दिखेगी। यानी कि अगर कोई चौथी घनत्वता में है तो वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। इसी तरीके से अगर हम तीसरी घनत्वता में है तो अपने से नीचे की सारी घनत्वताएं देख सकते हैं, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, झरने, पेड़ पहाड़, आप जो चीज़ बोलो जो इस मतलब हमारी तीसरी घनत्वता की बनावट में है, वो हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन इससे बियॉन्ड अगर हम लोग जाएंगे ना, तो वहाँ हमारे लिए चीज़ें अदृश्य हो जाएंगी, हमें दिखेंगी नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। तो रा ने भी यहाँ पर यह कहा कि हो सकता है कि हमारे समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बेढंगा हो, लेकिन इसका जो हमने बोला ना तुम्हें कि दृश्यता और अदृश्यता, इनका मतलब बस यही इतना ही है कि तुम्हारे उसमें तुम्हारे मायाजाल में जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें दृश्य लग रहा है। हम जिस घनत्वता से हैं वो हमारा मायाजाल है, उसके अंदर हमें सब कुछ दिखता है और उससे नीचे का हम लोगों को सब कुछ दिखता है। ये बनावट ही कुछ इस तरीके से है। और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली कि इसको गणित में भी समझाया जा सकता है, मतलब हम तुम्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बता सकते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है अटेन। फिर वो आगे कहते हैं, एकता की रहस्यमय खोज के अनुभवों में इन अवधारणाओं पर विचार करने के लिए कभी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे केवल एक मायाजाल के तरीकों का हिस्सा है। खोजने वाला एक की खोज करता है। इस एक की खोज करने के लिए इसे संतुलित और खुद को स्वीकार करने वाली इकाई के द्वारा किया जाना चाहिए, जो अपनी स्पष्ट विकृतियों और अपनी पूरी कुशलता या पूर्णता दोनों के प्रति जागरूक हो, यानी कि जिसे अपनी अच्छाई और बुराई दोनों पता हों। तो दोस्तों ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली। उन्होंने कहा कि देखो तुम अगर इस तरीके से सोचोगे ना कि भाई वो दृश्य है ये अदृश्य है, तो ऐसे तो तुम विभाजन में सोच रहे हो चीज़ें। तुम्हें मायाजाल सीखना है। मायाजाल का मतलब ये है कि ये जो सब कुछ बना है ये एक कैसे है, यही तो एक का ज्ञान है, यही तो एक का कानून है। जिसको खोजना है ना इसके बारे में, मतलब इसके बारे में जानना है, वो उस एक चीज के बारे में ढूंढेगा कि ये जो सब कुछ बना हुआ है वो एक कैसे बना हुआ है, एक तरीके से कैसे बना हुआ है, या कह लो ये एक कैसे है सब कुछ, यानी कि हर कण कण में रचयिता ने अपने आप को रखा कैसे है। तो उनकी जो इमेज है उसको जोड़ जोड़ के जो उन्होंने ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड रच दिया और इसकी पूरी रचना की है, उसकी दिशा में अगर वो जाएगा ना तो ज़्यादा उसके लिए सही है। हालांकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि विभाजन में ना सोचा जाए, बस इस एक की खोज को किया जाए। और इसको भी करने के लिए ना कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है, जो भी व्यक्ति इसको करे ना उसको दोनों चीज़ों के प्रति जागरूक होना चाहिए अपने बारे में,
कि उसके अंदर की अच्छाइयाँ क्या हैं और उसकी बुराइयाँ क्या हैं, और दोनों को एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि उनके अंदर कोई कमियां है ही नहीं, उनको लगता है वो परफेक्ट है एकदम, वो जो चीज़ कर रहे हैं बिल्कुल सही चीज़ करे चले जा रहे हैं। दोस्तों ये ही असंतुलन होता है। अपने अंदर की अच्छाइयाँ और अपने अंदर की बुराइयाँ ये दोनों ही खोजनी पड़ती हैं हर इंसान को। तब सभी चीज़ों की रोशनी की ऊर्जा इस तीव्र खोज से आकर्षित होती है, और जहाँ भी आंतरिक खोज आकर्षित ब्रह्मांड के प्राण से मिलती है वहाँ एक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा एक संतुलित जागरूकता की अवस्था में रहते हुए, यानी अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, अपनी कमियाँ, अपनी जो चीज़ें आप कर सकते हो वो, जो चीज़ें नहीं कर सकते हो वो, अपनी सारी लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ बैठ के पहले अपने बारे में कैलकुलेट करो कि तुम क्या हो। दूसरे की छोड़ दो, दूसरा क्या है, पहले ये देखो कि तुम क्या हो। जब तुम्हें वो सारी चीज़ें पता चल जाए ना, और हो सकता है कि बाहर वाला भी गलत अंदाज़ा लगा रहा हो, और आप ना पता जनरली ये चीज़ देखोगे दोस्तों, जब हम भी दूसरों के बारे में अंदाज़ा लगा रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर ये होता है कि वो चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं। अगर हमें लगता है कि किसी और के अंदर अहंकार है तो वास्तविकता में हमारे अंदर ही होता है। अगर हमें लग रहा होता है कि किसी के अंदर ये कमी है या ये बुराई है या ये ऐसा है या ये वैसा है, वो वास्तविकता में वो आप हो ऐसे, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला वैसा है। क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, ये आपको थोड़ी ना पता है। आप तो बस अनुमान लगा रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो। तो अंदाजे से चीज़ नहीं होती है ना, अनुमान से चीज़ नहीं होती है। आपको उस चीज़ की जो वो है, अगर आप उस जगह पे थे या होते, या अगर आपने उसका खुद डायरेक्ट अनुभव किया हुआ है, तभी वो एक अनुभव, एक पर्टिकुलर अनुभव माना जाएगा आपका। तो इसमें भी वो यही बोलते हैं कि स्वयं को ब्रह्मांड के लिए खोलना होता है, जो कि आप खुद हो। मतलब आप अपने आप में ब्रह्मांड हो पूरा। तब जाके जब आप ऐसे खोलना शुरू करते हो, अपना संतुलन बनाना शुरू करते हो, अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हो और अपनी जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इनका जो बैलेंस बनाते हो, तब जाके ना ये होता क्या है कि ये जो रोशनी की ऊर्जा है ना, ये तीव्र खोज की ओर आकर्षित हो जाती है। यानी कि जब आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो ये जो एनर्जी है, ये जो चारों प्राइमल फोर्सेज हैं, ये आपकी तरफ खिंचनी शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रबर बैंड से खिंचते हुए आ रहे हो आपकी तरफ, कि बहुत सारे रबर बैंड हवा में फैले हुए हैं, जो कि रोशनी की पतली पतली, जैसे फाइबर केबल होती है अपनी इसकी इंटरनेट की। अगर आप इंटरनेट की फाइबर केबल अंदर से खोलोगे ना, उसको खोलना नहीं, ये हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि प्लीज़ उसे खोलें ना, क्योंकि वो इतनी डेंजरस होती है कि वो जो फाइबर केबल की जो अंदर पतली वाली केबल होती है ना, गलती से किसी के हाथ में भी अगर घुस जाए वो, तो उसको कैंसर हो सकता है परमानेंट। ठीक है ना। और वो इतनी तेज़ी से होता है कि वो 6 महीने के अंदर ही हो जाए आपको। तो इसलिए इस कार्य को ना करें, लेकिन आपको बस बताने के लिए है कि एक फाइबर केबल के अंदर जो वो होती है ना पतली सी केबल, आप ये सोच लो बस इसी तरीके की तरंगे चारों तरफ फैल रखी हैं आपके ओर। और इन्हीं तरंगों से ना हम लोग जो है बिल्कुल बने होते हैं, मतलब ये खिंच के एक जगह इकट्ठी हुई हुई है, इसलिए हम लोग ऐसे लग रहे हैं। हमको देखने में ऐसा लगता है कि सब कुछ अलग अलग है, लेकिन वास्तविकता में एक ही है ये। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये जो तरंगे हैं ना, खिंचनी शुरू हो जाती हैं आपके पास इसी हवा में से ना, जैसे एक टेलीफोन या कह लो आपका मोबाइल फ़ोन, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डेटा खींचना शुरू करता है ना, बस इसी तरीके से ये खिंचनी शुरू हो जाती है आपकी तरफ। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर भी आंतरिक खोज शुरू करता है ना, तो ये आकर्षित ब्रह्मांड के प्राण से मिलती है। यानी कि जब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर चले जाओगे, तो आप इन तरंगों को खिंचते हुए एक जगह आते हुए देखोगे। इन कण कण के अंदर आप देखोगे तरंगे ही तरंगे, और ये छोटे 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 कण एक जगह आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, 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 और उसके बाद एंड में जाके ना आप देखोगे हो गई एक ग्रह की रचना। इस तरीके से एक की रचना होते हुए देखोगे। फिर उसके बाहर आप देखोगे, अरे ये तो बाहर भी पूरे पूरे फैले हुए हैं चारों तरफ। यानी एक समुद्र के ये एक समुद्र है जिसके अंदर ये कण 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 है, और ये जो कण कण है ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, इन्हीं तार, ये इसी इन्हीं के अंदर की तरंगों से, रोशनी की तरंगों से। और ये बस वो खिंचती हैं तरंगे, आकर्षण के कारण, अट्रैक्शन के कारण वो खिंचती हैं, एक जगह पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। और जब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके ये देख लेते हो ना, तब आपको वहां पर प्राप्ति होती है कि हाँ ये सब कुछ एक है। और इसके लिए जो अभी राह ने बताया ना कि इन इन चीज़ों का करना जरूरी है, कि अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां खुद देखो, दूसरे वाले को बताना ना पड़े आपको। अगर दूसरा बता भी रहा है तो ठीक है, सुन लिया, उससे होगा क्या, कुछ भी नहीं फर्क पड़ना आपको। आपने आपकी खोज तो तब भी आगे रहेगी ना जारी, उससे थोड़ा ना फर्क पड़ना है। फिर आगे राह कहते हैं, प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को खोलने और साफ करने का उद्देश्य यह है कि इन ऊर्जाओं के मिलने का स्थान इंडिगो रे की कंपनता पर हो। इस प्रकार अनंत बुद्धिमानिता के साथ संपर्क बन जाए और सारा मायाजाल खत्म हो जाए। इस चेतना की इस अवस्था से
निकलने वाली ऊर्जा से दूसरों की सेवा अपने आप होने लगती है। तो दोस्तों उन्होंने बोल दिया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि भाई ये जो अपने चक्रास को बैलेंस करना होता है ना, इनको खोलना, ओपन करना, इनको क्लीन करना, इनको साफ करना। अब आप ये मत सोच लेना कि ये कोई चक्र है ऐसे और ब्रश लेके उसके ऊपर लग गए और साफ करने के लिए, ये वैसे नहीं होते, ये सीरियसली इसी तरीके से होते हैं जैसे रा ने अभी तक हम लोगों को सिखाया है, मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ही होते हैं ये। तो वो कहते हैं इनकी इन ऊर्जा, इनके अंदर से निकलती हुई जो ऊर्जाएं होती है ना, इनका जो स्थान है ना मिलने का, वो है आपका इंडिगो रे, यानी आपकी ये तीसरी आंख कह लो या पीनियल ग्लैंड कह लो, वहां पर ये मिलता है। और वहां पर जाके जिस वाइब्रेशन में ये पहुंचता है ना, तब जाके आप रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता के साथ अटैच हो जाते हो। यानी इन्हीं तरंगों से रचयिता के इंटरनेट से आप कनेक्ट हो गए, और ये इंटरनेट रचयिता ही है। तो अब ये सोच लो कि अब आप उनके दिमाग के अंदर प्रॉपरली कनेक्ट हो चुके हो। अब आप उनके दिमाग से कनेक्ट हो गए, तो जो उनके दिमाग में चल रहा है वो आपको भी पता है, तो ऑटोमेटिकली सारा माया जाल तो खत्म हो ही गया ना। क्योंकि अब आपको एक ही जगह बैठे बैठे सब कुछ दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपको नजर आ रहा है। तो जब आपको एक ही जगह से सब कुछ दिखने लग गया और सारा माया जाल ही खत्म हो गया, आपको रचयिता की एकता समझ में आ गई, तो फिर तो बाकी तो कुछ रह ही नहीं जाता ना। फिर तो इसका मतलब आप सीख गए माया जाल कि माया जाल बनता कैसे, और आप खुद भी रच सकते हो फिर उसको। इसी को कहते हैं दोस्तों माया जाल का खेल, कोई भी रच सकता है इसको, ठीक है ना, बस सीखना होता है इसको। तो फिर वो इसमें आगे ये कहते हैं, इस चेतना की अवस्था से निकलने वाली ऊर्जा से दूसरों की सेवा अपने आप होने लगती है, और होगी भी। वो इसलिए कि जब आप रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से कनेक्ट हो गए हो और आप दूसरों को सिखा रहे हो या दूसरों को बता रहे हो, या दूसरों के लिए, जैसे मान लो आपने अपनी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली, उपलब्धियां भी प्राप्त कर ली, अब आप, क्योंकि ये तो नेचुरल है, अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गई तो फिर तो नेचुरली आप इसे कर ही लोगे। तो फिर उसके बाद इनका इस्तेमाल करके अगर आप दूसरों की सेवा पे निकलोगे ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप तो अब इसी हवा के अंदर से चीज़ें बना रहे हो, कोई भूखा है उसके लिए खाना बना के उसको दे दिया, कोई प्यासा है उसको पानी निकाल के दे दिया इसी हवा के अंदर से, किसी को कुछ चाहिए तो वो दे दिया। हाँ, कोई पैसा मांगे तो उसे कह दो कि वो हमारा काम नहीं है, वो आप ओरायन ग्रुप से जाके ले लो, वो उनका उनका काम है, आप उनसे ले सकते हो। लेकिन एक बेसिक लेवल पे आप उनकी सारी मदद कर सकते हो। आप उनकी ये मदद भी कर सकते हो कि हाँ आपने कैसे अटेन किया, ये आपने जिस तरीके से अटेन किया आप अपनी टेक्निक बता सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है कि हर किसी की टेक्निक अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अटेन सबको एक ही चीज़ करनी होती है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जाना सबको एक ही जगह है। खैर, फिर रा कहते हैं, स्थान समय और समय स्थान का फर्क जैसे कि आप उन्हें समझते हैं, तीसरी घनत्वता को छोड़कर कहीं और अधिक प्रभाव नहीं रखता है। हालांकि चौथी, पांचवी और कुछ हद तक छठी घनत्वता ध्रुवीकृत स्थान समय और समय स्थान के कुछ तरीकों के भीतर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि देखो तुम्हारी तीसरी घनत्वता में ये जो तुमको चीज़ें अलग अलग लगती हैं कि दृश्यता और अदृश्यता में, कह रहे लेकिन चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता में ना इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, क्योंकि हम लोग तो सारे मिलके काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं उसके बाद, क्योंकि सबने डिसाइड कर लिया ना कोई दूसरों की सेवा के रास्ते पे है तो फिर वहाँ चला जाएगा, तो फिर उस दिशा में सारी मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि चौथी घनत्वता में भी, पांचवी घनत्वता में भी और छठी घनत्वता में भी जागने के बाद ना थोड़ा ध्रुवीकरण तो रहता ही है, क्योंकि वहाँ पर भी तो होएगा ही ना ध्रुवीकरण। अब आप देख लो, चौथी घनत्वता में ओराइन समूह का ग्रुप अलग हो गया, ठीक है, इनका कण महासंघ का ग्रुप अलग हो गया, तो आपस में आपने देखा था, राने पहले भी बताया, इनका आपस में युद्ध तो तब भी चलता ही रहता है। वो बात और है, तब थॉट वॉर हो जाती है, मतलब सोच की लड़ाई हो जाती है। फिर ये सब हाथ पांव से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। हाथ पांव क्या मतलब, ये तो जिस तरीके के वेपन्स निकालते हैं आपस में एक दूसरे के सामने, वो तो काउंट भी नहीं कर सकते आप। लेकिन उस तरीके की इनकी फिर वो होती है, मतलब सोच की लड़ाई होती है कि देखें कि कौन मतलब रचयिता की इस चेतना का इस्तेमाल करके कौन कितना अपना आगे निकल सकता है। बेसिकली एक कंपटीशन की भावना तो रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती उस लेवल पे पहुंच के। खैर, फिर रा कहते हैं, घनत्वता के माध्यम से एक से दूसरे तरीकों में जाने के लिए आवश्यक गणना करना कुछ कठिन है, इसलिए हमें आपके साथ संख्या की अवधारणा में बताने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम यह दोहराना चाहते हैं कि आप हमारी संख्याओं पर ध्यान रखें, और यदि यह गलत या इसमें आपको संदेह हो तो उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोल ही दिया, उन्होंने कहा कि देखो, अब अगर तुम इसको हमें ये बोलो कि हम तुम्हें मैथमेटिकली इसकी पूरी कैलकुलेशन समझाएं कि कैसे ये रचयिता की एकता को जाना जाता है और ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं और ये ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, कि देखो हम बता तो देंगे तुमको,
लेकिन तुम्हारी जो मैथमेटिक्स है ना, जिस लेवल की तुम्हारी मैथमेटिक्स है, जो कि वास्तविकता में दोस्तों ये सच में बच्चों वाली मैथमेटिक्स है ये। अगर हम और भी हाई एंड पे चले जाए ना, एरोनॉटिक्स में भी चले जाएं, तब भी ये बहुत मतलब छोटे लेवल की वो है मैथमेटिक्स। क्योंकि इनकी जो प्रिसाइज जो कैलकुलेशन होती है ना, वो स्पेस टाइम टाइम स्पेस दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके तब कर रहे होते हैं, हम अपनी दृश्यता के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। इसलिए इसके अंदर एक लिमिटेशन है। तो वो कह रहे हैं कि देखो हम बता तो देंगे तुम्हें उस मैथमेटिक्स में, लेकिन अभी तक हम जितनी भी संख्याएं तुम्हें बताते आए हैं, जितनी भी मैथमेटिक्स बताते हुए आए हैं, उस पर आप लोग ध्यान रखना। अगर ये गलत है या अगर आपको कोई संदेह हो तो आप हमसे पूछ लेना, ताकि हम उसकी करेक्शन करवा सकें आपको। फिर वो आगे कहते हैं, क्या कोई छोटा सवाल है जिसका जवाब हम कार्ला को छोड़कर जाने से पहले दे सकते हैं? तो डॉन कहते हैं, क्या ऐसा कुछ है जिससे हम कार्ला की स्थिति को अधिक आरामदायक बना सकते हैं या संपर्क में सुधार कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, सब सामंजस्य में है। हम आप सभी का आनंद में स्वागत करते हैं। व्यवस्था संतोषजनक है। हम रा हैं। हम आपको, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े। आडने। तो खैर दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा सत्र था। और जैसा कि रा ने यहाँ पे कहा, अब हम भी आपको यहाँ छोड़कर चलते हैं, या कह लीजिए रचयिता की शक्ति और उनकी शांति और उनकी ग्लोरी में छोड़कर चलते हैं आपको। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।